आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं क्लास 9 का मॉडल सेट 1 विज्ञान का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। पूरा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है? जो वेग और चाल का एसआई मात्रक समान होता है, जिसका एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। इसके लिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। जो निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई होती है उसे विस्थापन के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा विस्थापन, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वेग का एसआई मात्रक होता है। वेग का एसआई मात्रक होता है दोस्तों मीटर पर सेकेंड, इसलिए मीटर पर सेकेंड, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उसके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करती है, दूरी को प्रदर्शित करता है, उसे बोला जाता है ओडोमीटर। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ओडोमीटर। और जो स्पीड को बताता है उसे स्पीडोमीटर के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यदि पिंड का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए और उसका वेग आधा हो जाए तो पिंड का रैखिक संवेग क्या होगा? संवेग का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा दोस्तों, P इक्वल टू होता है mv। यहाँ पे P इक्वल टू mv, तो यहाँ दिया गया है मास को 2 गुना कर दिया यानी मास m इक्वल टू m, वेलोसिटी को आधा कर दिया यानी v/2, तो 2 से 2 कैंसिल, बचेगा mv, यानी जो पहले दिया गया था वही होगा, इसलिए यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा वही रहेगा ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं 6 नंबर, यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 केजी तथा 34 केजी हो तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, जिस वस्तु का भार जितना अधिक होता है उसका जत्व भी उतना ही अधिक होता है। यहाँ बी वस्तु का भार है 34 केजी, इसलिए इसका जो जत्व होगा अधिक होगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी बी का जत्व ए के जत्व से अधिक होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, न्यूटन गति के किस नियम को जत्व का नियम भी कहा जाता है? जो गति का प्रथम नियम है दोस्तों उसे जत्व का नियम भी कहा जाता है, इसलिए सही आंसर होगा पहला, यानी न्यूटन का गति का प्रथम नियम। यहाँ बताया गया है दोस्तों, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहना चाहेगा, और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहना चाहेगा, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? जो रॉकेट कार्य करता है तो वह संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 60 केजी द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा यदि जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है? तो चलिए यहाँ एक फॉर्मूला उपयोग में आएगा जो है W इक्वल टू एम जी। एम दिया गया है 60 केजी, जी भी दिया गया है 10, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 हो गया, यानी यह आया जो पृथ्वी पर आया, तो हम लोगों को चंद्रमा पर निकालना है, इसलिए जो आया है दोस्तों उसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो चंद्रमा पर निकल जाएगा, यानी W है 600 और इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 6 कट जाएगा, यानी 100 बचेगा, इस 100 न्यूटन बचेगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू कैपिटल जी m1 इंटू m2/r²। यहाँ कहा गया है कि वस्तु के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, यानी r को आधा कर दिया जाए। चलिए मान को बैठाते हैं, g इंटू m1 इंटू m2/r/2 का होल स्क्वायर। चलिए इसको सोल्व करेंगे तो आएगा g
m1 m2/r²/4। आर 4 नीचे है तो यह ऊपर हो जाएगा, यानी जिसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 4 ऊपर गया तो यह 4 गुना बढ़ जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है? जो ध्वनि है ना दोस्तों, वह ठोस, तरल, गैस तीनों माध्यम में गमन करती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा उपयोग सभी, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है? जो वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है, तो इसका सही आंसर होगा अनुदैर्ध्य तरंग, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों 13 नंबर देखते हैं। मानव श्रवण की श्रव्य प्रास की ऊपरी आवृत्ति सीमा लगभग होती है, तो यहाँ आप लोग जानते हैं दोस्तों इसका 20 हर्ट्ज से होता है, 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज तक होता है, 20,000 हर्ट्ज तक होता है। तो यहाँ ऊपरी सीमा कहा जाता है, तो यह सही आंसर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन ए 20 के हर्ट्ज, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 14। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों विसरण, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, बल्ब का गलनांक कितना होता है? तो आप लोग पता हो दोस्तों, बल्ब जो गलनांक होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ सेंटीग्रेड में दिया नहीं गया है, तो आप लोगों को पता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 केल्विन के बराबर होता है। यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है, यानी दबाया जा सकता है दोस्तों? जो गैस होता है ना, आप लोग देखते होंगे जो बैलून होता है उसमें गैस भरा होता है, उसे आप दबा सकते हैं अच्छे से, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी हाइड्रोजन गैस सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है? यौगिक का उदाहरण है दोस्तों, जो जल है दोस्तों वह यौगिक कहलाता है, यानी यह बना होता है H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, इसलिए यह यौगिक का उदाहरण हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों 18 नंबर। पित्तल किस किस धातु का मिश्रण है? तो पीतल जो मिश्रण दोस्तों वो कॉपर और जिंक का मिश्रण, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका एक याद करने का तरीका बता रहा हूँ दोस्तों। एक पिताजी है, पिताजी यानी पिताजी मतलब पित्तल, पित्तल, ता मतलब तांबा, जिंक मतलब जिंक, जो तो यहाँ पे देख सकते हैं पीतल है जो तांबा और जिंक से मिलकर बना है, इसलिए इसको तांबा यानी कॉपर ही होता है दोस्तों, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है दोस्तों, जब एक बार वो बदल जाता है तो उसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जाता है। चलिए देखते हैं ऑप्शन ए जल का बर्फ में बदलना। ये तो रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों। यहाँ बी में देखेंगे भोजन का पचना, तो यहाँ सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी भोजन जब पचेगा तो वह फिर से दोबारा नहीं ना आ सकता है दोस्तों, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी। चलिए देखते हैं 20 नंबर। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में से कौन होता है? सोडियम ऑक्साइड का सूत्र होता है दोस्तों Na2O होता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल मौजूद हैं? तो मोल का फॉर्मूला आप लोगों को पता है दोस्तों, मोल इक्वल टू होता है गिवन मास बटा मोलर मास। गिवन मास कितना दिया गया है दोस्तों 36 ग्राम, अब मोलर मास हम लोग को निकालना पड़ेगा। यहाँ जल दिया गया तो जल मतलब सूत्र होता है H2O। हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन का मास नंबर होता है 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16,
एक है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 16 यानी 18 हो जाएगा। तो 18 36 गिवन मोलर मास हो जाएगा 18, 36/18 तो 18 दूना 36 यानी दो आंसर आ जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों C2H2 मोलर द्रव्यमान क्या होगा। तभी जैसे बताया दोस्तों उसी तरह निकालना। C2H2 दिया गया है। कार्बन का मास नंबर होता है 12, 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है × 2, तो 12 दूना 24 दोस्तों प्लस 2 यानी 26 आंसर सही आ जाएगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो आप लोग बचपन से पढ़ रहे दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी उसका नाम था J.J. थॉमसन, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन तथा 12 न्यूट्रॉन है तो उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा। तो आप लोग पता है जितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है उतना ही प्रोटॉनों की संख्या होती है, और जितना प्रोटॉनों की संख्या होती है उतना ही उसका परमाणु संख्या होता है। तो यहाँ 11 दिया गया है तो प्रोटॉन भी 11 हो जाएगा, तो प्रोटॉन 11 होगा तो उसका परमाणु संख्या भी 11 हो जाएगी, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन और परमाणु का समान नहीं होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी न्यूट्रॉन सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है। तो आप लोगों को सभी को पता होगा दोस्तों, एक कोशिकीय जीव है उसका उदाहरण है अमीबा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 27 की ओर। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है। लाइसोसोम का निर्माण करता है दोस्तों, वह है गोल्जी उपकरण, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, और लाइसोसोम को दोस्तों आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, तो आप लोग इसको याद करेंगे। चलिए बढ़ते हैं 28 नंबर की ओर। कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो यह प्रक्रिया कहलाता है दोस्तों परासरण, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 29 की ओर। पौधों के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है। तो आप लोग को याद होगा दोस्तों, जो पौधे के शीर्ष पर उत्तक पाया जाता है उसे बीजद्योतक उत्तक कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 30 की ओर। रक्त के तरल अर्धधात्री भाग को क्या कहते हैं। तरल भाग को बोलते हैं दोस्तों प्लाज्मा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 31 की ओर। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। श्वेत यानी सफ़ेद, तो सफ़ेद क्या होता है, दूध होता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कहाँ चल गया दोस्तों। चलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 32 की ओर। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल का उदाहरण है। जो रबी फसल है दोस्तों वह चना होता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए बढ़ते हैं 33 की ओर। जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन ए है उसका निवास स्थान, यह तो नहीं हो सकता है दोस्तों। उसका पोषण की प्रक्रिया, यह भी नहीं हो सकता है दोस्तों। ऑप्शन सी में दिया गया है उसका कोशिका संरचना, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं 34 की ओर। पादप वर्ग का उभयचर किसे कहा जाता है। जो पादप वर्ग का उभयचर है ना दोस्तों उसे ब्रायोफाइटा कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 25 की ओर दोस्तों। वेल निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित। वेल मतलब एक मछली का प्रजाति है, इसलिए यह मत्स्य वर्ग से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 36 की ओर। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। वैश्विक ऊष्मन के लिए कौन गैस उत्तरदायी है। जो विश्व वैश्विक ऊष्मन के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, यानी इसके लिए उत्तरदायी है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, यानी ऑप्शन ए सही हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए देखते हैं दोस्तों 37 नंबर। जल प्रदूषण से निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं होगा। तो पहला में दिया गया जल के तापमान में परिवर्तन,
यह तो नहीं होगा दोस्तों, हाइजा भी नहीं होगा दोस्तों, जल में ऑक्सीजन की कमी भी नहीं होगा दोस्तों, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फेफड़े संबंधी रोग। चलिए बढ़ते हैं 38 की ओर। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग, यानी जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में नहीं फैलता है दोस्तों। चलिए देखते हैं कौन नहीं है, कौन है असंक्रामक रोग है दिया गया है दोस्तों। चलो देखते हैं। खांसी है, जुकाम, ये तो फैलता है दोस्तों। रतौंधी, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। यह रतौंधी नहीं फैलता है, रतौंधी नहीं फैलता है तो यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए 39 क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दीर्घकालिक रोग के उदाहरण, यानी लंबे समय तक कौन सा रोग चलता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीबी, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 40 क्वेश्चन को देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, यानी लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों मॉडल सेट 1 का। जीवाणु निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग में आते हैं। जो जीवाणु आते हैं दोस्तों वह मोनेरा में आते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो मॉडल सेट 1 विज्ञान का था वो कंप्लीट होता है। यदि आप लोगों को पसंद आया है दोस्तों तो अपने दोस्तों को शेयर करें।